So we will just start our class in 2 minutes. So I'm starting today's lecture. Is my voice clear to you all? And are you able to see the PPT? Just confirm me in the chat box once. Hello. Okay, so I think now we can start our today's lecture. So today we are going to see our last two topics of section 3 of environmental planning and design, which is our climate change in built environment and your climate responsive design. Okay. So starting with our first topic, which is our climate change and built environment. So what do we understand from the climate change? So like as you can say, like आपका temperature, weather pattern, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म पे जब अल्टरेशंस होते हैं, मतलब ये मेनली या तो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होगा, जिसमें आपके ग्रीन हाउस एमिशंस होंगे, ये सब चीजें आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दिस कम्स अंडर अवर क्लाइमेट चेंज. सेकेंड आता है आपका बिल्ट इन्वायरमेंट. तो जो भी आपका यू कैन से कि ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स है, तो जहां लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दीज ऑल थिंग्स कम्स इनटू अवर बिल्ट एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग इन विच वी लिव एंड इंटरैक्ट. नाउ इफ यू विल सी इनटू द इमेज विच इज गिवन टू यू, राइट, पब्लिक ओपन स्पेसेस. सो व्हाट डज इट मीन? जो भी ग्रीन स्पेसेस होते हैं क्रिएट करना, जैसे जिससे कि आपका क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो और लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक ओपन स्पेसेस वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ डिजाइन. सेकेंड कम्स योर अडेप्टिव रीयूज. तो पुराने बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर को आप नए यूज के लिए यू कैन, मतलब नए यूज के लिए अडॉप्ट करना, लाइक किसी फैक्ट्री को आप को वर्किंग प्लेस में चेंज करते हो. So this is what comes under your adaptive reuse. तीसरा आपका water saving. Fine. So how you are saving the water or how you are recycling, retreating the water. Fine. Then fourth one is our photovoltaic cells. तो वो like आप solar panels लगाते हो, ठीक है? For what? For clean green energy generation. So this is comes under your photovoltaic cells. फिर आता है आपका सेंट्रलाइज्ड पार्किंग. तो जैसे कि आप गाड़ियों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पार्किंग सिस्टम, ट्रैफिक या फिर पोल्यूशन कम हो, तो इन पर्पज से मतलब विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पार्किंग सिस्टम वी कैन try to overcome with all these problems which we are facing in our built environment. Fine. Next is your life work district. मतलब कि मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, जहां लोग एक ही जगह पे यू कैन से कि रह भी सकते हो और काम भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आपका टीओडी का जो कॉन्सेप्ट है. फाइन. तो ताकि आप रिड्यूस कर सको अपने ट्रैवल टाइम को. देन नेक्स्ट इज योर स्ट्रीट स्केप. तो स्ट्रीट स्केप में आप कहाँ पे ला सकते हो? आप पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली और ट्री लाइन्ड स्ट्रीट्स बना सकते हो जो कि कंफर्टेबल हो और शेड प्रोवाइड करे फॉर द यूजर्स. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स योर वॉकेबिलिटी. सो ऐसा अर्बन डिजाइन जो वॉकिंग को प्रमोट करे. वॉकिंग हो गया आपका पेडिस्ट्रियन, लाइक यू कैन से पेडिस्ट्रियन साइकिल ट्रैक्स हो. ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी ऑन व्हीकल्स जो है वो आगे चल करके कम हो. Then next is our infiltration and bioswale, you can say कि like surface runoff को control करना और ground water आप कह सकते हो कि recharge प्रमोट करना थ्रू बायोस्वेल्स या फिर परमेएबल जो भी सर्फेसेस हम डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट. सो दीज ऑल आर द सम स्मॉल स्टेप्स विच यू कैन टेक टू change your climate and into your built environment. Fine. Now we will move to your next slide. तो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन बिल्ट इन्वायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को क्या है, चार मेजर इम्पैक्ट्स दिए हुए हैं जो डायरेक्टली बिल्ट इन्वायरमेंट मतलब कि बिल्डिंग, सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. जिसमें आपका सबसे फर्स्ट आता है थर्मल स्ट्रेस. सो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? तो यू कैन से कि
as your temperature increases, as your temperature increases, you can say कि आपका जो इंडोर कंफर्ट है वो डिस्टर्ब होता है, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो एचवीएसी लोड्स हो आपका, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ये सब जो लोड्स हुए आपके वो ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, मेरा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो मेरा बढ़ जाता है। सो दैट व्हाट इट मीन्स बाय द, ओहो सॉरी, बाय द टर्म योर थर्मल स्ट्रेस। उसके बाद सेकंड है आपका फ्लडिंग एंड सी लेवल राइज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका कोस्टल एरियाज जो होता है उसमें सी लेवल जो है उसमें राइज होता है, सी लेवल में राइज हो रहा है ड्यू टू अवर क्लाइमेट चेंज। सो इससे क्या हो रहा है, आपका जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपके पोर्ट्स हो गए, हाउसिंग हो गए, या फिर जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हो जो भी पुराना अर्बन रेजिलियंस को वहाँ, मतलब उस एरिया के लिए दिस बिकम्स अ थ्रेट। फाइन, जैसे कि अर्बन फ्लडिंग अभी के टाइम पे एक मेजर इश्यूज है, बहुत सारे सिटीज में भी फेस दिस प्रॉब्लम लाइक योर मुंबई चेन्नई फ्लड्स। सो दिस कम्स अंडर योर फ्लडिंग एंड सी राइज लेवल। एक दो इम्पैक्ट हमने देख लिया, द थर्ड इम्पैक्ट विच विल बी योर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। So, due to the change, the climate change, but with respect to your weather, ठीक है, what we see, storms आते हैं, heat waves हो रहा है, droughts आ रहा है आपके, तो ये सब क्या हो रहा है आपके डायरेक्टली बिल्ट एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्ट एनवायरनमेंट आप समझते, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटीज है, ये सारे उन चीजों को ये चैलेंज करते हैं, extreme weather condition. Then next is our urban heat island effect. This is your UHIE, urban heat island effect. तो ये क्या है आपका, जहां पे भी आपका डेंस अर्बन एरिया है वहां पे यू विल ऑब्जर्व कि द टेम्परेचर इज मोर। ठीक है, और वहां पे और ज्यादा गर्मी बनता है ताकि एज कंपेयर टू योर रूरल एरिया वहां पे हीट ट्रैप होता है एक्चुअल आपका। ठीक है, तो इंक्रीज कूलिंग लोड, तो इफ टेम्परेचर विल राइज तो ऑब्वियसली आपका जो कूलिंग लोड होगा इट विल गेट इंक्रीज। ओके, पुअर थर्मल कंफर्ट, और what you can face, you can see major health issues due to your urban heat island effect. Fine. Now as you can see in this graph, ठीक है, इसमें आपको हीटिंग एंड कूलिंग का फेस कैसे एनर्जी डिमांड को अफेक्ट करता है, that has been shown into this image. Fine. And as a problem of the urban flooding, you all might be able to see such kind of situations in major cities of India. ओके, और बाकी जो हमने डिस्कस किया लाइक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक योर स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, ड्रॉट, सो ऑल यू कैन सी विद दिस विजुअल्स। Coming to your next topic, which is our climate responsive design strategy. So, what design strategy we as an architect are following with respect to your climate to get more and more thermal comfort, you can say. Fine. तो पहला चीज क्या है अपना पैसिव डिजाइन। सो व्हाट इट इज, लाइक बिल्डिंग डिजाइन ऐसा हो जो बिना ज्यादा किसी मैकेनिकल एनर्जी के या फिर सिस्टम के और क्लाइमेट के साथ वो एडजस्ट हो सके आपका। ठीक है, तो की स्ट्रेटेजीज इसमें क्या होते हैं आपके, जैसे कि आप ओरिएंटेशन फॉर सोलर गेन एंड शेडिंग। तो सोलर गेन, आपकी बिल्डिंग में जिस डायरेक्शन से आप सोलर गेन, मतलब सनलाइट का मेजर अमाउंट यू आर गेटिंग, जस्ट यू ट्राई कि सोलर गेन जो होता है और जो शेडिंग वाला पार्ट हुआ सोलर गेन, और यू कैन से कि योर शेडिंग, इट्स डायरेक्शन शुड बी चूजन करेक्टली। ठीक है, आपको बिल्डिंग के कौन से साइड में यू, मतलब आपका ओरिएंटेशन ऐसा बनाओ ताकि विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट आपकी बिल्डिंग पे ज्यादा हीट गेन ना हो। ठीक है, एंड एज एन रिजल्ट को ज्यादा हीट ट्रैप ना करे एंड आपको ज्यादा थर्मल कंफर्ट अचीव हो सके। सो दिस व्हाट इट मीन। नेचुरल वेंटिलेशन क्या हुआ, विंडोज, कोर्टयार्ड, जाली वर्क हम लोग देते हैं अपने घरों में। फाइन। नेक्स्ट कम्स योर थर्मल मास यूटिलाइजेशन, जैसे कि आप थिक वॉल्स बनाते हो। ठीक है, स्टोन जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर आप कंक्रीट का फॉर एग्जांपल लो तो इट डजंट वर्क्स गुड विद रिस्पेक्ट टू थर्मल कंफर्ट एंड ऑल। फोर्थ है आपका इसमें ग्रीन रूफ्स एंड वॉल्स, दिस आल्सो हेल्प्स एज एन इंसुलेशन। ठीक है, insulation plus you can say microclimate, not
माइक्रो क्लाइमेट ये आपका इम्प्रूव करता है, यू कैन से। सेकेंड कम्स अवर मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? आपके बिल्डिंग्स के मटेरियल्स के बारे में पे बात हो रही है। तो लाइक इट शुड बी लो एम्बॉयडेड एनर्जी मटेरियल, जो बनाने में कम एनर्जी लगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक योर बैम्बू। ओके, और क्या बोल सकते हैं? मड ब्रिक, ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका लो एम्बॉयडेड एनर्जी मटेरियल्स, एग्जाम्पल ऑफ इट वी कैन से। सेकेंड आता है आपका हाई इंसुलेशन वैल्यूज। सो मटेरियल ऐसा होना चाहिए विच reduces heating and cooling load in a building. Okay, heating and cooling load. Third comes कि recyclable and locally sourced material use करना चाहिए. तो if you will use such material, then it will be your sustainable material. Okay, and also you can say cost effective material. Now third is water management. कैसे we will do the water management in our building to make it as a climate responsive design. तो आप क्या कर सकते हो? आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? आप रेन वाटर को आप कलेक्ट करते हो, देन यू रिस्टोर इट, देन यू फिल्टर इट एंड देन यू रीयूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका परमिएबल सरफेस। तो जो सरफेस बनाओ मेक इट एज एन परमिएबल, ताकि आपका वाटर इनफिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है, वाटर इनफिल्ट्रेशन। और इससे क्या होगा आपका एज एन रिजल्ट? फ्लडिंग कंट्रोल होगा। इट विल रिजल्ट इन योर फ्लडिंग कंट्रोल। फोर्थ इज योर एनर्जी इफिशियंसी। सो आप इसमें कह सकते हो कि सोलर पैनल्स लगाना विल बी अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। स्मार्ट बिल्डिंग्स क्या हो गए? सेंसर्स लगे होते हैं। ऑटोमेशन फॉर एनर्जी सेविंग आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि लाइट्स का स्विच ऑन होना, ऑफ होना। एस अगर यूजर है तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली ऑन, एंड इफ इट्स नॉट देन इट विल गेट ऑफ। तो स्मार्ट बिल्डिंग सोल्यूशन से क्या होगा? आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा बिल्डिंग का, एंड हेंस इट विल रिजल्ट इन अ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन स्ट्रेटेजी। द थर्ड इज योर डे लाइटिंग एंड एलईडी यूजेस। सो आर्टिफिशियल लाइटिंग लोड कम करो, मतलब कम करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू यूज मोर एंड मोर डे लाइटिंग, or we can go for the uses of LED uses. Okay. Next is our planning and policy frameworks. So in this slide, what we are going to see ki in India, for an for your climate change and sustainability, you can say change and your sustainability. We government is chosen some frameworks, you can say policies, या फिर सर्टिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो ये सारे गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लानिंग एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में क्या क्या चेंजेस किए फॉर आवर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग। फाइन। तो पहला क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे? अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC इंडिया। फाइन। तो इसमें क्या हुआ था? इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इन योर ईयर 2008 में आपका NAPCC लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अंडर यू हैव 8 मिशंस। द फर्स्ट मिशन इज योर, आई विल राइट इट हियर ओनली, नेशनल सोलर मिशन। सेकेंड मिशन था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हियर ऑल्सो इट इज मेंशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द थर्ड वन वाज योर ग्रीन इंडिया मिशन। ओके। फिर आपका एनर्जी इफिशिएंसी मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन एंड मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेटिक चेंज एंड सोलर तो हम देख ही लिए।
तो ये वो 8 मिशंस हैं जो कि अपना लॉन्च हुआ था अंडर योर एनएपीसीसी विच इज अवर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो जस्ट इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, आपका नेशनल सोलर मिशन है, तो ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आया था। ओके। सस्टेनेबल आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर जो है आपका, तो यू कैन से कि फार्मिंग या फिर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए इसको लाया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें क्या था कि एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया था हमने, एंड फॉर योर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज योर यू कैन से कि मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, तो हैबिटेट जो लाइक यू ड्वेलिंग यूनिट्स के टर्म में यू कैन से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाना एंड टू प्रमोट मोर बेटर प्लानिंग, ये आया था। देन योर नेक्स्ट इज योर एनर्जी इफिशिएंसी मिशन, तो पावर कंजप्शन को कम करके उसका इफिशिएंटली यूज करना, दैट कम्स अंडर योर एनर्जी इफिशिएंसी मिशन। वाटर मिशन में क्या था वे कि एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जैसे कि आपका वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटेजिक नॉलेज मिशन, इसमें क्या हुआ आपका क्लाइमेट चेंज रिसर्च या फिर उसको लेके अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो थी वो सब आया आपका। नेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे क्लाइमेट सॉरी अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस गाइडलाइन, तो ये बताते हैं कि सिटीज को कैसे रेजिलियंट बनाना है, बनाया जा सकता है। ठीक है। क्लाइमेट रिस्क के अगेंस्ट, क्लाइमेट रिस्क आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका फ्लड हो गया, हीट वेव्स हो गए, एक्सट्रीम रेनफॉल बोल सकते हो। ओके। तो वरना तो इसमें क्या था, हमने वर्नाबिलिटी को अंडरस्टैंड किया कि किस एरिया को ज्यादा रिस्क है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम को स्ट्रांग बनाए गए, एजेंट्स कम्युनिटीज को इंपावर किया गया। सो एंड गोल क्या था कि टू मेक अ रेजिलियंस बिल्डिंग। और हमने क्या पॉलिसीज में एक और चीज क्या हुआ आपका ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, हर बिल्डिंग जो बन रहा है उसको ग्रीन सर्टिफिकेशन देने के लिए वी केम अप विथ डिफरेंट यू कैन से कि different scale for the measurement of the green building certification. The first one is your GRIA, then you can say LEED, IGBC, और भी बहुत सारे हैं with respect to the different countries. We have a different green rated building rating system. Okay, the lead one is your US Green Building Council, IGBC, India का ही है. Okay, so in next slide you have your GRIHA. So what is GRIHA? सो पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें भूलना मत। दिस इज योर ग्रीन रेटिंग और इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, हैबिटेट असेसमेंट। तो ये क्या है आपका, ये इंडिया का ऑफिशियल है, आप कह सकते हो कि नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग, रेटिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग। क्लियर, ये होता है आपका ग्रिया का। तो इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया गया था बाय योर टेरी, द फुल फॉर्म ऑफ इट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। छोटी छोटी चीजें, इन सब में कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये सबको याद रखना। और ये किसके अंदर आ रहा है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। अब आते हैं इसका पर्पस का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गृहा, क्यों आया था, इसका पर्पस क्या था। सो ये एक टूल है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टूल यू कैन से टू मेजर योर ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग। ठीक है, विच हेल्प्स योर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर टू गेट द पर्टिकुलर रेटिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलता है डिजाइन करने में, ताकि आप एक सस्टेनेबल बिल्डिंग बना सको, कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली बना सको, इको फ्रेंडली बना सको। ठीक है। सेकेंड यू कैन से कि व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स मोटो, लाइक व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट मैनेज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्हाट गेट मेजर्ड गेट मैनेज, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम किसी चीज को मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि उस चीज किसी बिल्डिंग का एनर्जी यूज कितना है, यू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज,
ठीक है। वाटर कंजम्पशन कितना है, यू विल फाइंड इट आउट। वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है, तो ये वो मेजरमेंट, तो उसको हम प्रॉपरली मैनेज या फिर रिड्यूस कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि व्हाट गेट मेजर्ड गेट मैनेज्ड। ओके। बाकी हमने ये देख लिया, ये आपका मिनिस्ट्री आता है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। ओके, इतना ही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका लीड। लीड भी याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो द फुल फॉर्म ऑफ योर लीड इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये आपका यूएस का है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो ये क्या है आपका, ये यूएस का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विच इज योर यूएसजीबीसी का ये आपका रेटिंग सिस्टम है। तो लीड सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हो तो उसके रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरियाज जो है वो सब अलग अलग है। तो पहला अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो लाइक एज यू कैन से कि लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, तो लैंड प्रोटेक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसेस, ग्रीन व्हीकल्स, तो उस साइट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट साइट हाउ यू आर डूइंग योर लैंड प्रोटेक्शन थिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसेस है कितना है, ग्रीन व्हीकल्स क्या है, सो उस रेटिंग बेसिस पे you will able to rate that particular site location or a particular project based on its construction technique, या फिर ऐसा कर सकते हैं based on its material uses, और साइट की बेसिस, जैसे कि मैंने कहा कि उसका लोकेशन क्या है, एसेसेबल है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो साइट सिलेक्शन के भी क्राइटेरियाज होते हैं इसमें, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखो तो यू कैन सी योर सस्टेनेबल साइट। तो ग्रीन ओपन स्पेसेस कितने, पोल्यूशन रिडक्शन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन रिडक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, साइट प्लानिंग आपने कैसे की है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे वी डू द लीड सर्टिफिकेशन। थर्ड है आपका एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर। तो आप ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हो, एनर्जी इफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो, सोलर सोलर पैनल्स यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। रेन वाटर जो आ रहा है, आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट उसके लिए बनाए हो कि नहीं बनाए हो साइट पे। सो ऑन बेसिस ऑफ दीज डिजाइन स्टेप्स यू विल गेट सम रेटिंग, जिसके बेसिस पे यू विल गेट गोल्ड, सिल्वर, ये सब सर्टिफिकेशन सब है, ठीक है। Then next you will see is your water efficiency. तो लाइक इंडोर एंड आउटडोर वाटर कंजर्वेशन आप कैसे कर रहे हो, उसको रीयूज कैसे कर रहे हो, उसका मीटरिंग कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें। फिफ्थ वन इज योर मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो यूज सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबली सोर्स बिल्डिंग मटेरियल, और वेस्ट रिडक्शन को कम करना है। जो भी मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो मान लो उस वेस्ट से हम कुछ और मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम कहीं और पे यूज कर रहे हैं, इन अदर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो, या फिर टेम्पररी पर्पज से भी आप बहुत सारी चीजों को यूज ऑन कर सकते हो, ठीक है, किसी वेस्ट मटेरियल से। अगर नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है जिसको कि आप रीयूज नहीं कर पा रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो हाउ यू आर रीसेलिंग इट, ठीक है, आप किसको रीसेल कर रहे हो। रीसेल करने के बाद लाइक देखो, दो फैक्टर्स हो सकते हैं। सपोज मेरे साइट पे कुछ प्लास्टिक वेस्ट आया, मैंने इसको ऐसे ही फेंक दिया ऑन साइट पे, ऑब्वियसली आई एम क्रिएटिंग अ पोल्यूशन ओवर देयर। बट इफ आई कलेक्ट इट एंड देन आई रीसेल इट टू एनीवन, ठीक है, जो भी होते हैं, मेरे को एक्चुअल टर्म नहीं आ रहा अभी, एंड यू रीसेल इट टू देम, तो इट इज अ प्रोसेस विच यू आर ट्राइंग टू फॉलो, ठीक है, वेस्ट जनरेशन के लिए आपने इसको रीसेल किया, देन वो पर्सन उसको कहीं फैक्ट्री में ले जाएगा या फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए ले जाएगा। तो आपने क्या किया, अपने एक चीज को विथ प्रॉपर प्रोसेस यू यूज इट, एंड जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है आपने इसको ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप पे यू वेंट ऑन इट। सो इट इज अ स्टेप। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, then you have to show the evidence for this. On the basis of that you will get the LEED certification. फिर आता है आपका इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तो आपकी बिल्डिंग में गुड वेंटिलेशन है या नहीं, ठीक है, डे लाइटिंग कैसी है, एयर की क्वालिटी कैसी है, थर्मल कंफर्ट कैसा है। सो दिस इज योर इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। इनोवेशंस, जैसे कि आपने क्या न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, या फिर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने दिखाए हैं। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स इन ऑल। ओके, if you now you can see कि here there is a chart mentioned,
ठीक है, फॉर योर आईजीबीसी कि कितना परसेंट एनर्जी इफिशिएंसी को हमने कितना परसेंट दिया है, वाटर कंजर्वेशन को हम कितना परसेंटेज लेते हैं फॉर द ग्रीन सर्टिफिकेशन, साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग को 14%, ठीक है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन 5%, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट 7%, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी 12%, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज 16%। अब यहाँ पे आपको दो पाई चार्ट दिए हुए फॉर द ब्रीम एंड योर लीड सिस्टम। तो सबका जो वेटेज है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि साइट सिलेक्शन का अगर आप देखते हो, ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखो, इसमें आपका अगर इसमें आपका 14 है, ठीक है, तो हियर यू हैव इट 10। या फिर अगर आप एनर्जी के लिए देख रहे हैं तो हियर वी हैव 34%, इधर अपना 33% है। तो ये सब आपके जो है माइनर चेंजेस। अब जैसे कि आप मैनेजमेंट का देखो तो हियर यू हैव 20% फॉर मैनेजमेंट, बट हियर इट इज वेरी लेस परसेंटेज। तो अलग अलग रेटिंग सिस्टम से अलग अलग कंट्री के उन्होंने अपने हिसाब से प्रायोरिटी वाइज चीजों को सेटअप किया है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक which is our climate responsive design. So, climate responsive design. No, now we are starting with the climate. So, first basic, the thing which we all know is about weather and climate. These are your two terms. So, what is the difference? So, weather is your day to day state of the atmosphere, जो कि आपके short term changes में आप उसको define करते हो, जैसे कि टुडे इट्स रेनी डे, टुमारो इट माइट बी पॉसिबल कि रेनी डे नहीं हो, क्लाउडी हो, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, ठीक है, या फिर विंड स्पीड बढ़ जाए। तो ऑन द डेली बेसिस क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। तो दैट्स व्हाट वी से कि द वेदर इज चेंजिंग, टुमारोज वेदर फोरकास्ट, यस्टरडे वेदर फोरकास्ट, ठीक है, आप मंथली वेदर फोरकास्ट निकालते हो, ये सब ठीक है। बट वही क्लाइमेट इज योर डिफरेंट थिंग। क्लाइमेट क्या आता है आपका? लॉन्ग टर्म एवरेज आता है, लॉन्ग टर्म एवरेज weather, or you can say average weather pattern of a place. तो नॉर्मली हम लोग इसमें क्या करते हैं फॉर द क्लाइमेट, हम 30 ईयर का डेटा वी कंसिडर ओवर ईयर। ओके फाइन। जैसे कि यू कैन से कि राजस्थान का क्लाइमेट हाउ इट इज इन राजस्थान, इट इज ड्राई एंड हॉट, ठीक है। वहीं अगर आप केरला की बात करो तो इट इज योर ट्रॉपिकल प्लस ह्यूमिड। So that's what we mean from your climate as a term. Yes. So factors that make up weather and climate, क्या क्या factors होते हैं जिससे कि अपना weather and climate gets changes, ठीक है। The first one is our temperature of the air, ह्यूमिडिटी क्या है एयर की, स्काई का कंडीशन कैसा है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कितने हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हो रहा है किसी भी जगह पे, एयर का मूवमेंट कैसा है, प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन कौन सा है। जैसे कि इफ यू कम टू द वेस्ट साइड तो मेजर ऑफ द टाइम साउथ वेस्ट साइड से वी गेट अवर मानसून विंड्स इंटर इनटू द इंडिया, ठीक है। तो साउथ साइड में इट्स प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इज योर वेस्ट, फाइन। वहीं अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो इट इज ईस्ट और समटाइम्स इट इज नॉर्थ वेस्ट। तो इट डिपेंड्स विद रीजन टू रीजन, ठीक है। अभी अब जो आपको यहाँ पे सम इमेजेस हैज बीन शोन टू यू, तो इसमें ये दिखाया गया कि बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में सन एंड विंड हाउ डज इट गेट इफेक्ट्स, और ये आप सबको पता होगा, दीज ऑल आर बेसिक्स थिंग। जब भी आप भी कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हो वी ऑल कंसिडर ऑल दिस फैक्टर्स, सन का डायरेक्शन क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको कौन सा स्पेस कहाँ पे क्या साइज में प्लेस करना है, ठीक है, कौन सी सिटी में कंट्री में वी आर प्रपोजिंग अवर साइट, कंटूर है अगर तो हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द मल्टीपल स्पेसेस, ये सारी चीजें। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज योर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज। तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज, अब हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, तो वी डू द एनालिसिस ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, टू मेजर द वेदर्स एंड अदर पैरामीटर्स। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि एम्बिएंट टेम्परेचर को हम जैसे कि थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, लो एयर स्पीड को काटा थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं, शोन हियर इन द इमेज। ह्यूमिडिटी को हम लोग ड्राई वेट बल्ब थर्मोमीटर से करते हैं, राइट। विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर,
सोलर रेडिएशन सोलारोमीटर, ठीक है, लैट एंड लॉन्ग latitude and longitude, or you can say the timing disdrometer, sound intensity, rain gauge, precipitation disdrometer, sorry, यहाँ पे कुछ mistake है, नो प्रेसिपिटेशन रेन को ही होना चाहिए, ठीक है, रेनफॉल एल्टीमीटर, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हीलियोग्राफ। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना और कोशिश ये करना, अगर जिसको भी पढ़ रहे हो जस्ट फाइंड आउट इट्स इमेज, ठीक है, कई बार हो सकता है आपको इमेज दे दिया हो इंस्ट्रूमेंट्स का एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है फोटोज, ठीक है, बट आई वांट कि यू जस्ट सर्च इट आउट कि which instrument it is. It will be helpful for you all to try to in remembering it fast. Okay. So next है अपना climatic zone map of India. So India को जो है टोटल 5 जोन में डिवाइड किया गया है। तो कोई भी रीजन एक स्पेसिफिक जोन में तब आता है जब आपका 6 मंथ का या उससे ज्यादा उस जोन के क्राइटेरिया को वो फॉलो करे, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या दिया है यहाँ पे, टाइप हॉट एंड ड्राई, सेकेंड है आपका वार्म एंड ह्यूमिड, थर्ड इज योर टेम्परेट, फोर्थ इज योर कोल्ड, देन वी हैव अवर कंपोजिट। ओके, तो हॉट एंड ड्राई में क्या होता है आपका, जो मीन मंथली टेम्परेचर रहता है आप उसको कह सकते हो कि इट इज योर 30 डिग्री सी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो लेस देन 55% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन लेस देन 5 mm पर मंथ, यूनिट्स भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, आप यहाँ से पढ़ लेना। क्लियर डेज, ठीक है, मोर देन 20। तो इस मैप को बस याद रखना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। हॉट एंड ड्राई आपका वेस्ट साइड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा वार्म एंड ह्यूमिड, तो जस्ट रिमेम्बर कोस्टल साइड और अपना जो ये दिस इज योर वार्म एंड ह्यूमिड। कंपोजिट अपना थोड़ा नॉर्थ में आ जाएगा, लाइक यूपी, हाफ ऑफ द एमपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली एंड ऑल दिस प्लेसेस, ठीक है। टेम्परेट आपका जो नॉर्दर्न जोन हो गया, देयर यू विल गेट टू सी योर टेम्परेट, कोल्ड, सम स्मॉल प्लेसेस को इन्होंने हाईलाइट किया है, so that will come under your cold zone. Now next is our hot and dry climate. तो दो मेन चीजें होती हैं आपकी, रिड्यूस हीट गेन, मतलब अगर हम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज इन हॉट एरिया, तो आप रिड्यूस करोगे ना अपने हीट गेन को, ठीक है, और प्रमोट करोगे आप किसको, हीट लॉस को। तो जो हीट अगर ट्रैप हो भी रही है तो उसको लॉस कैसे करना है, कैसे उस heat को ट्रैप हीट को बिल्डिंग से हाउ वी विल बी एबल टू, यू कैन से कि टू एलिमिनेट इट। तो उसके लिए वी हैव टू कंसीडर द वेरियस डिजाइन पैरामीटर्स। तो कमिंग टू योर फर्स्ट वन की रिड्यूस्ड हीट गेन, हीट गेन को कैसे कम करना है अपनी बिल्डिंग में आपको, तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पर कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस जो दिए गए हैं कि डिक्रीज द एक्सपोज सरफेस एरिया, बिल्डिंग्स का शेप कॉम्पैक्ट, यू कैन से, प्लस ओरिएंटेशन ऐसा रखो आप जो कि आपका डायरेक्ट सोलर एक्सपोजर को कम करे, ठीक है। इंक्रीज थर्मल रेसिस्टेंस, इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग इन्वेलप, थर्मल रेसिस्टेंस मतलब कि वॉल, रूफ, इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग हो आपका ताकि हीट अंदर की तरफ ना आए। इंक्रीज थर्मल कैपेसिटी और यू कैन से कि टाइम लैग, तो लाइक मैसिव स्ट्रक्चर्स जो भी हैं आपके, जैसे कि आपके स्टोन हो गए, ठीक है, ब्रिक वॉल कह सकते हो, यूज करो जो हीट को देर से अंदर अंदर ले जाए और एट द मतलब और जो भी ट्रैप्ड हीट है अगर तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर सके। इंक्रीज बफर स्पेस, बफर स्पेस क्या, आपका एयर लॉक होता है, लॉबीज होता है, बालकनी होता है, वरांडा होता है, इसको डिजाइन में रखो जो कि डायरेक्ट हीट गेन को रोके।
फोर्थ है आपका डिक्रीज एयर एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में ओपनिंग्स छोटी रखो, ठीक है, वेंटिलेशन कम रखो ताकि हॉट एयर ना आ सके। देन इट कम्स योर इंक्रीज शेडिंग। ओवर हैंगिंग्स होते हैं, ठीक है, ओवर हैंगिंग्स होता है, फिंस होता है, ट्रीज होता है, उससे आप अपने फसाड को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, फसाड प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर लाइक प्रमोट हीट लॉस। तो इंक्रीज करना है व्हाट, इंक्रीज सरफेस रिफ्लेक्टिविटी यू कैन से। तो लाइक पेल कलर पेंट्स, ग्लेस, चैना, मोजाइक टाइल्स, ये सब यूज करो जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे, ना कि उसको ऑब्जर्व करे। इंक्रीज एयर एक्सचेंज, रात को वेंटिलेशन आप अलाउ करो ताकि कूल एयर जो है वो इट कैन कम इनसाइड ऑफ योर बिल्डिंग। इंक्रीज ह्यूमिडिटी लेवल्स, ठीक है, लाइक वाटर पाउंड होता है आपका, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रीज वाटर पाउंड फाउंटेन्स। इवेपोरेटिंग कूलिंग से आपको क्या होता है, यू विल बी एबल टू अचीव द cooling effect in your building. We will just take 2 minutes break, then we will continue. Okay, so we can start. नेक्स्ट है आपका वार्म एंड ह्यूमिड। सो व्हाट डज इट मीन्स, लाइक ऐसे एरिया आप कह सकते हो जहाँ पे आपकी गर्मी भी बहुत ज्यादा होता हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो बिल्डिंग डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो हीट गेन को कम करे और हीट लॉस को प्रमोट करे। फाइन। तो नाउ वी विल सी कि इसमें आप क्या क्या डिजाइन पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो डिक्रीज एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब बिल्डिंग को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखो, जिससे आपका क्या होगा, डायरेक्ट हीट गेन जो है वो कम होगा। डायरेक्ट हीट गेन विल बी लेस। इंक्रीज थर्मल रेसिस्टेंस, मतलब रूफ्स और वॉल की इंसुलेशन को इंप्रूव करना। रूफ प्लस वॉल इंसुलेशन इंक्रीज। फिर आपका शेडिंग वही है, ओवर हैंग, फिंस या फिर ट्रीज या फिर से वॉल और विंडो को शेड देना। इंक्रीज सरफेस रिफ्लेक्टिविटी, सेम लाइक पेल कलर, ग्लेज, चैना, मोजाइक टाइल्स, ये सब यूज करो ताकि आपके रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को यूज करो ताकि हीट अब्सॉर्ब कम हो सके बिल्डिंग में। सेम है आपका इसमें कि यूज ग्लेजिंग विथ लोअर SHGC, विच इज योर सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। सोलर
heat gain coefficient. So use the type of glass जिसका SSGC value is less and east and west side पर shading provide करो which is more important in such kind of climate. ठीक है, प्रमोट हीट लॉस वो आप कैसे करोगे? इंक्रीज करोगे एयर एक्सचेंज रेट, वेंटिलेशन प्रोवाइड करोगे थ्रू आउट द डे, वेंटिलेटेड रूफ कंस्ट्रक्शन करोगे, कोर्टयार्ड्स दोगे, विंड टावर्स बनाओगे, अरेंजमेंट्स ऑफ ओपनिंग ऐसा रखिए कि ताकि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और मेरी बिल्डिंग के अंदर एक जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और थर्मल कंफर्ट आई कैन अचीव. द नेक्स्ट यू कैन सी डिक्रीज ह्यूमिडिटी लेवल, डिह्यूमिडिफायर्स, डिसेंट कूलिंग. क्योंकि जब ह्यूमिडिटी रहती है हवा में, ठीक है, तो कंफर्ट आपका वो खराब करती है. तो इन दैट केस यूज डिह्यूमिडिफायर्स, डिस्टेंट कूलिंग, और यू कैन से आप ये सारे स्टेप्स यूज कर सकते हो. आई एम सो सॉरी. ओके, फाइन फाइन. Okay, so next topic is our moderate climate zone. So what do we understand from the moderate climatic zone? जहाँ पर कि आपका बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो रहा है, तो दैट एरिया, जैसे कि हमने देखा था अपने मैप में, इट अलोंग योर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऑल दोस एरियाज. ठीक है, so this also we will have two major steps. So the first one is your डिक्रीज एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब बिल्डिंग्स का जो पार्ट सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको मिनिमाइज करना. कॉम्पैक्ट फॉर्म बेटर होती है ताकि सरफेस एरिया आपका कम एक्सपोज हो, तो इसलिए हम कहते हैं कॉम्पैक्ट में रखना चाहिए. इंक्रीज थर्मल रेसिस्टेंस, मतलब वॉल्स और रूफ इंसुलेशन स्ट्रांग हो ताकि हीट अंडर ना आए. थर्ड इज योर इंक्रीज शेडिंग, विंडोज, वॉल्स और ओपनिंग्स पे आप शेडिंग एलिमेंट्स लगाना, जैसे कि ओवरहैंग थिंग्स, बालकनीज, हमने ये सब देखा. ओरिएंटेशन एंड द शेप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को ऐसे ओरिएंट करो कि आपका ईस्ट वेस्ट वाली वॉल्स कम से कम एक्सपोज हो, क्योंकि उधर से आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है. तो यू विल सी द मूवमेंट ऑफ योर सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट साइड. तो दैट्स व्हाई वी से रूफ इंसुलेशन को लेकर के आप रूफिंग पे आप इंसुलेशन लगाओ एंड सेम ईस्ट वेस्ट वॉल को प्रोटेक्ट करो ताकि हीट गेन कम हो. फाइन. प्रमोट हीट लॉस कैसे हो पाएगा फॉर सच एरिया? इंक्रीज एयर चेंज रेट, वेंटिलेशन, कोर्टयार्ड्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ ओपनिंग्स. तो यही सारे बेसिक स्टेप्स हैं, डिजाइन पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है फॉर एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक जोन. ठीक है, वो आप देख लेना. नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू योर थर्मल कंफर्ट. तो थर्मल कंफर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारा बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यू कैन से as it is written over here already, and your body with respect to your environment exists in the thermal equilibrium, यानी कि ना ज्यादा हीट गेन हो रहा है और ना ही ज्यादा हीट लॉस हो रहा है. such situation you can say कि that will be your thermal comfort. So बिल्डिंग डिजाइन में आपके चार मेन मैकेनिज्म्स होते हैं जो हीट के ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज वन ऑफ देम? द फर्स्ट वन इज योर कंडक्शन. फाइन. सो कंडक्शन क्या होता है आपका? डायरेक्ट कांटेक्ट
से जिनसे कि हीट ट्रांसफर। तो हीट का ट्रांसफर एक मटेरियल से यू कैन से कि किसी दूसरे मटेरियल मॉलिक्यूल्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये मेनली आपका सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। डिजाइन इम्प्लीकेशंस आप कह सकते हो कि बिल्डिंग में मटेरियल सिलेक्शन आप किस हिसाब का कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर वॉल्स हाई कंडेंसेंस का है, ठीक है, तो हीट पास होने वाली जो भी मटेरियल्स की होंगी तो उसके अंदर गर्मी या सर्दी जल्दी ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए यू हैव टू ट्राई कि इंसुलेशन और राइट मटेरियल का यूज आप करो। Okay, the example of this for the conduction and all you can say the आपका electric stove हुआ, top elements, heat pot gets through the conduction, physics है conduction conventions and all these things. कन्वेंशन में क्या होता है जब आपका हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड या गैस के मूवमेंट्स के थ्रू। एंड डिपेंडेंसी आप कह सकते हो कि ये एयर टेम्परेचर, मोशन और मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप इस इमेज को देखो, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर, ठीक है, मान लो आपके इधर से सन रेज आ रहे हैं, दिस ब्रेक वॉल आर नॉट प्रॉपरली इंसुलेटेड मटेरियल और दैट व्हाट यू कैन से, तो इट विल ट्रैप द हीट, देन इट विल मेक द होल जो भी आपके वॉल्स के थ्रू आ रहा है योर स्लैब विल गेट हीटेड। सो दिस इज वन ऑफ योर कंडक्शन। अभी जैसे अब आपका यहाँ पे क्या है, एक विंडो ओपनिंग है तो बाहर की गर्म हवा अंदर आ रहा है तो अंदर का ही पूरा एनवायरनमेंट को इट विल मेक इट हॉट और इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर कन्वेंशन, ठीक है। सो बिल्डिंग में कन्वेंशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको विंडो, डोर, वेंटिलेटर्स और ओपनिंग का डिजाइन बहुत स्मार्टली करना होता है। नेचुरल वेंटिलेशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लाइक घर में किसी एक जगह का वार्म एयर दूसरी जगह के कूल एयर से मिक्स होता है, जैसे कि फैन या वेंटिलेटर्स के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट इज आवर रेडिएशंस। तो रेडिएशंस में what it is happening is not, it is not transferring with the help of any medium like heat transfer you can say without any contact, heat transfer without any direct contact, लाइक योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू अगर हो रहा है। डिपेंडेंसीज क्या होते हैं इसमें, आपके सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब एग्जांपल क्या है आपका, जैसे कि सन की हीट अर्थ तक आती है बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के, दिस इज वन ऑफ द बेसिस, मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल है फॉर द रेडिएशन जो कि आप लोग सबने पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे इवोपोरेशन। तो हीट ट्रांसफर बाय योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, जैसे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, तो ये हो गया आपका इवोपोरेशन। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस? तो इसमें आपका पहला क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको डीबीटी। तो ये वो टेम्परेचर होता है जो हम थर्मोमीटर से डायरेक्टली मेजर करते हैं, विच वी मेजर डायरेक्टली विथ थर्मोमीटर। और इसमें क्या होता है आपका, विदाउट मॉइस्चर इफेक्ट होता है ये। तो डीबीटी यू कैन से कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आपका कन्वेंशन के थ्रू स्किन और एयर के बीच हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। फाइन, सिंपल में आप ये समझो कि जो नॉर्मल थर्मोमीटर से दिखता है दैट्स व्हाट इज योर डीबीटी। सेकेंड टर्म है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एयर में कितनी मॉइस्चर है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर आप कह सकते हो, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, its amount, उसकी its amount measurement is only known as your
रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर है आपका मीन रेडिएंट टेम्परेचर विच इज योर MRT। तो जो भी आपके सराउंडिंग के सरफेसेस हैं, जैसे कि आपका वॉल्स हो गया, ठीक है, फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, उसकी एवरेज टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सराउंडिंग, यू कैन राइट इट लाइक कि सराउंडिंग एवरेज टेम्परेचर इज माई मीन रेडिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका एयर स्पीड। तो एयर वेलोसिटी हीट लॉस को एक्सेलरेट करती है, फाइन। जैसे कि आपका कन्वेंशन और इवोपोरेशन दोनों के थ्रू, लाइक योर फास्ट मूविंग फैन, लाइक फास्ट मूविंग एयर, तो फैन ब्रीज बॉडी को कंट्रोल करता है, लाइक फैन चलाने पे स्वेटिंग फास्ट इवोपोरेट होता है, तो उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो दैट्स व्हाट कम्स अंडर योर एयर स्पीड। तो these factor in this environmental factors influences our thermal comfort. ठीक है, एंड वी कंसिडर दीज थिंग्स व्हाइल डिजाइनिंग आवर बिल्डिंग। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है फॉर द ड्राई बल्ब एंड योर वेट बल्ब। तो ड्राई बल्ब क्या है आपका, अभी हमने पढ़ा था कि जो भी मेरा नॉर्मल थर्मामीटर में जो भी रीडिंग्स आते हैं जो आपको दिख रहा है, दैट इज योर ड्राई बल्ब। अब हमारा वेट बल्ब क्या होता है? तो जब आपका थर्मोमीटर के जो भी आपका थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको आप वेट क्लॉथ से कवर करते हैं। ठीक है, एयर में एक्सपोज करते हैं, वेट क्लॉथ से कवर अप करके हम उसको एयर में एक्सपोज कर दिए हैं। ठीक है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा कंप्रेस नहीं है। तो इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से लोअर टेम्परेचर दिखता है फिर उसमें, एज यू कैन सी। So due to the evaporating cooling, we get to see lower temperature in that. नेक्स्ट है आपका बायोक्लाइमेटिक चार्ट। तो जब भी आपका इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपके टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एयर फ्लो हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जाता है, एक तो एक कंफर्ट जोन डिफाइन होता है। तो उस कंफर्ट जोन मतलब ऐसा रेंज जिसमें आपके 80% जो ऑक्यूपेंट्स हैं बिना मैकेनिकल सिस्टम के, मतलब कि बिना HVAC सिस्टम के, दे फील कंफर्टेबल, फाइन। तो उसी में वी हैव अवर रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट ऑफ कंफर्ट चार्ट। हमारा एक कंफर्ट चार्ट है। The chart is known as your bioclimatic chart and is developed by your Victor Olinen in the year 1963। तो ये मेनली आपका पैसिव कूलिंग डिजाइन के लिए यूज होता है, नेचुरल वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, शेडिंग ओरिएंटेशन, इन चीजों के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज योर कि बिल्डिंग बायोक्लाइमेटिक चार्ट और यू कैन से साइकोमेट्रिक चार्ट। It is developed by your Baruch Gideon, modified by your Gideon and Murray Milne in the year 1979। So climate data को ये graphically represent करता है और building design responses को suggest करता है, shading, ventilation, heating and all this thing। Then comes your Stray Comfort chart। ठीक है, so what does it stand for? Your American Society of Heating, Refrigerating and Air कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो ये चार्ट आपके मैकेनिकल सिस्टम के लिए यूज होता है। ओके, तो HVAC सिस्टम डिजाइन में स्टैंडर्ड टूल है, लाइक योर पैसिव प्लस मैकेनिकल दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। शेडेड एरिया जो आ रहा है आपका, ये है आपका कंफर्ट जोन। ओके, और ये जो एरोज आपको दिखाएंगे ये शो करते हैं कि एयर फ्लो से कंफर्ट जोन, मतलब इफ यू विल इंक्रीज द एयर फ्लो तो आपका कंफर्ट जोन का जो एरिया है इट विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, ये था हमारा बायोक्लाइमेटिक चार्ट। देन वी हैव अवर साइकोमेट्रिक चार्ट। तो ये एक आपका ग्राफ है, जैसे कि आपको इमेज पे दिख रहा होगा, दिस इज अ टाइप ऑफ योर ग्राफ जो जो कि एयर के थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज यू कैन से, क्या क्या हो गया थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, आपका टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर कंटेंट को एक साथ दिखाता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसमें।
तो ये डेवलप किसने किया था? विलिस कैरियर ने इन 20th सेंचुरी। अब इसके जो कोर पैरामीटर्स जो आपको इस साइकोमेट्रिक चार्ट में दिखता है, तो फर्स्ट वन इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर विच इज योर डीबीटी, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये जो आपके स्लैंटेड लाइंस आ रहे हैं ना, ये वाले लाइंस जो हो गए, ठीक है, ये है आपका डब्ल्यूबीटी। फिर होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आपके जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कर्व्ड लाइंस, याद रखना इसमें ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कर्व्ड लाइन, स्लैंटेड लाइन, डायगोनल लाइन, वर्टिकल लाइंस, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कर्व्ड लाइंस विल गिव मी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर आता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब क्या होगा? जब एयर पूरा सैचुरेटेड हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज अवर मॉइस्चर कंटेंट, जो मतलब कि आपका ह्यूमिडिटी, तो वो आपको किस पे दिखता है? ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे आपको आपका मॉइस्चर कंटेंट या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी दिखता है। नेक्स्ट आता है आपका इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का मतलब है आपका टोटल हीट कंटेंट, जो कि आपको ये जो डायगोनल लाइंस आ रही हैं इससे पता चलता है। ओके, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो एट द टाइम जब आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा तो इसमें अच्छे से फोकस करना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। तो नेक्स्ट नाउ वी विल मूव टू अवर सोलर आर्किटेक्चर। सोलर आर्किटेक्चर, दिस इज अ काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर अप्रोच जिसमें कि हम सन की पोजीशन और सोलर एनर्जी को ध्यान में रखते हैं, ताकि क्लीन रिन्यूएबल सोलर होम्स वी विल एबल टू मेक। तो ये एक्टिव और या फिर आप कह सकते हो कि पैसिव दोनों टेक्निक से आपका होता है। ओके, इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है? एल्टीट्यूड एंगल एंड योर एजिमुथ एंगल। तो ये दोनों चीजें क्या होती है? एल्टीट्यूड एंगल इज योर सन का, एज यू कैन सी दिस वन, एल्टीट्यूड का, आई कैन सी कि सन का वर्टिकल एंगल horizons. So the vertical angle of the sun with respect to your horizon, height of the sun in the sky. So this one is your altitude angle over here. Then second comes your azimuth angle. ये क्या होता है? सन का horizontal, you can say कि direction, east west orientation. Horizontal direction like east or west orientation. तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बस इसमें आपके, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सोलर आर्किटेक्ट, सोलर azimuth angles आपने पढ़ा, of the sun is the most often defined as the angle from the north in a clockwise direction. ये मेरा सन है, हमने इसे यहाँ से परपेंडिकुलर लिया एंड देन वी गेट इट इंटरसेक्टेड विद द सेंटर पॉइंट, एंड with respect to the north you are getting some angle, and this angle is known as your solar azimuth angle, ठीक है। वॉल एजिमथ इज अबाउट जब तुम बिल्डिंग के अंदर हो और विंडो के थ्रू आप बाहर देख रहे हो, तो उस डायरेक्शन को वॉल एजिमथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर इस इमेज को देखो, यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द बिल्डिंग एंड यू आर लुकिंग आउटसाइड, तो सिंपल आप ऐसा समझते हो विंडो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, दैट विल बी नोन एज योर वॉल एजिमथ। थर्ड आता है आपका रूफ। तो रूफ सरफेस का एजिमथ एंगल इज इक्विवेलेंट, रुको आई विल राइट इट डाउन कि रूफ surface as rectangle is equivalent vertical wall of a rectangle. This is my roof surface, ठीक है। This is my wall surface area.
तो अगर रूफ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इफ रूफ इज योर हॉरिजॉन्टल, तो वहां पर आपका एजिमुथ विल बी 0 डिग्री। ठीक है। और अगर रूफ टिल्ट किया गया है तो टिल्ट एंगल बढ़ेगा, ओरिएंटेशन उस वॉल के जैसे होगा जिससे रूफ साथ में अलाइंड, जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल में स्लोपिंग रूफ साउथ फेसिंग है, तो उसका एजिमुथ भी साउथ वॉल के एजिमुथ के बराबर होगा। बाकी आपको राइट साइड में वी हैव गिवन द इमेजेस फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ solar architecture related elements. Now next comes your Trombe wall. So what is Trombe wall? It is a passive solar building design where a wall is built on the sun side, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, of a building with a glass external layer as a high heat capacity internal layer separated by a layer of air. The side you have your glass of high intensity and you have created some insulation over here, ताकि and in between you have given some small spaces, ठीक है, ताकि आपका जो हॉट एयर है दैट राइजेस अप विद द चिमनी एंड द कूल एयर्स गेट सेटल्ड डाउन। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे यू कैन से कि इट अफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो बेस्ड ऑन दैट डे टाइम में यू विल गेट द कूलिंग इफेक्ट एंड एट द नाइट टाइम the hot air, matlab the cold air will get inside and with the help of this chimney it will get outside. तो as you can see कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर हमारा ये जो कवर था इट इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड फॉर द कूलिंग एंड दिस स्पेस दिस कवर इज ओपन। सेकेंड है आपका यहाँ पे एक स्टैक इफेक्ट जो कि आप देख रहे हो, तो चिमनी इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है इनटू एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग। चिमनी stacks or other container resulting from air buoyancy, or you can say occurs due to the difference in indoor and outdoor air density. इंडोर एंड आउटडोर के एयर डेंसिटीज में डिफरेंट की वजह से वी गेट दिस स्टैक इफेक्ट व्हिच इज रिजल्टिंग फ्रॉम योर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंस। समर में एंड विंटर में एज यू कैन सी कि पॉजिटिव प्रेशर्स यू आर गेटिंग, here you are getting negative pressure, same for the lower part of the building, you are facing some different results. So this is the basic difference for this. Now we will move to our question part. The first question is the instruments are given to you and you have to match the following with respect to the factor we use to measure from such in, like आपका पहला option is your heliodome, heliodon, dry, wet bulb thermometer, then comes your panometer. Options are given to you. Please answer this question. Correct answer is your option number B. For heliodome, we measure our sun path. Okay. And for heliodon, shadow analysis करते हैं हम लोग. Dry wet bulb temperature, humidity, and the S is your parameter, which is your solar radiations. कोई नहीं, पीपीटी को आप अच्छे से रीड आउट करना जब ये आपको अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को आंसर करना। ये आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, आपको ये सारा याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईटी एंड सीईटी में क्या डिफरेंस है वो भी याद रखना। इन ईटी वी हैव एवरीथिंग same as it is, but we are not considering your radiation over here. And CET, we have our radiations. The concentric circle on the sun path diagram represents what? Altitude, azimuth, or day of the year, or hour of the day.
Okay, please, everyone, you try to answer this question. Yes, your answer is correct. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपका एल्टीट्यूड दिखाता है, एजीमुथ आपका, सॉरी, ये है आपका सन पाथ डायग्राम, ठीक है। एजीमुथ में आपको इसमें जो रेडिएटिंग लाइंस है फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, दिस इज माय एजीमुथ एंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड ये जो मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहा है मुझे, ये हो गया। डेट हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे पता चलता है, और टाइम वर्टिकल लाइन से पता चलता है, ठीक है। ये चार टर्म्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। एज एन एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिवेटेड टेम्परेचर इन अर्बन एरिया caused by heat fluxes due to the presence of buildings, roads and so on, and to emission of pollutants? First option is greenhouse effect, second is carbon trapping, third is heat island effect, fourth is your physical weathering. Yes, um, your answers are correct. The heat island effect. Okay, now, which of the following helps in keeping direct and solar radiation out of the building? Options are given to you. ये भी सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, and I hope कि आप लोग सब भी गेट प्रीवियस ईयर रिवीजन कर रहे हो, तो you will be able to answer this questions very easily. So your correct answer is A and B. Now here you have given group 1 the type of climate, and in the group B some design principles and orientation of the buildings are given to you, and you have to match the followings. The answer is correct. सेकंड में आपको दो टाइप के क्लाइमेट्स दिए हुए हैं, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। नाउ द ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज सेम ओवर हियर। इसका आंसर इज सी। Which of the following design strategies commonly used in a climate responsive design to minimize solar heat gain in hot climate? Answers are correct. Light colored and exterior surface. Now the next one is the type of rating system it is given to you, and the buildings which are having these ratings, based on that you have to match the following.
क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ तो देयर इज सम टाइपो एरर इन द ऑप्शंस। लीव इट। ये याद रख लेना। यूएसए लीड, यूके ग्रीन, कनाडा लीड, ओके, इंडिया का ग्रीहा, जापान का कास्पी, चाइना का लेवल 3, सिंगापुर का ग्रीन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई का स्टार मार्क, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आपका ग्रीन स्टार होता है। नेक्स्ट इज योर लीड रेटिंग सिस्टम। So you will be able to get certified, LEED certified building if you have 40 credits point, silver मिलेगा। अगर आपके पास 50 credit points हैं, gold for 60 and platinum for 80 plus। अब लाइक यू अप्लाई फॉर लीड, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो, उसको आपको यहाँ पे दिखा है कि उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज योर फिजिबिलिटी स्टेज, सेकेंड वन इज योर डिजाइन स्टेज, थर्ड इज योर कंस्ट्रक्शन स्टेज, फोर्थ इज योर पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्री असेसमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट को रजिस्टर करते हैं। लीड के वेबसाइट पे हम जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? प्री सर्टिफिकेशन डिजाइन आपने अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर दिया लीड के वेबसाइट पे। फिर उसके बाद आप कैस आपका क्या नॉर्म्स है, ठीक है, लीड के कौन से क्लॉज को, कौन से वर्जन को आप फॉलो कर रहे हो, आपको वो सारा डिटेल्स वहां पे डालना होता है। उसके बाद आपने उन डिजाइन्स को जो जो भी डिजाइन पैरामीटर्स थे उसको आप अपने साइट पे कैसे अचीव किए, उसके लिए आपको सारे के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे कि आपने, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, आपने वेस्ट, मान लो कुछ ऐसा प्लास्टिक वेस्ट है, आपने उसको ऐसे किसी स्क्रैप वाले को आपने अगर उसको बेचा हो, ठीक है, तो उसके लिए यू हैव टू शो द चालान पेपर्स वगैरह आते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो सारा सब कुछ दिखाना पड़ता है। वो सारा कुछ स्टोर करके रखना, मतलब आपको उसको डॉक्यूमेंट बना के रखना होता है, और उसको जो है आप एट द एंड लीड के वेबसाइट पे हम लोग अपलोड करते हैं। हो सकता है कि मेरा टारगेट था 10 चीजों को अचीव करने का, बट मैं 10 को नहीं कर पाई, मैं 8 चीजों को ही अचीव कर पाई। तो विद द हेल्प ऑफ दोज डॉक्यूमेंट ओनली आई विल बी एबल टू प्रूव माई पॉइंट्स, ठीक है। फिर जब मैंने सबमिट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद क्या होगा? रिव्यू होगा उन सारी चीजों का। रिव्यू होने के बाद कंस्ट्रक्शन रिव्यू, उसके बाद क्रेडिट अपील, आप कितने क्रेडिट्स अचीव कर रहे हो उसके लिए, ऑन बेस्ड ऑफ दैट आप जितने भी पॉइंट्स अचीव करेंगे उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट अवार्ड होगा। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके? जैसे कि ये आपको लीड 2000 लाइन क्या दिया, ये आपका लीड वर्जन 4 का दिया, आई थिंक दिस BD+C, बिल्डिंग डिजाइन प्लस कंस्ट्रक्शन वर्जन 4 आता है, तो उसमें भी क्या फैक्टर्स आते हैं ना। नेक्स्ट इज ग्रीहा, ये हम लोगों ने देख लिया था। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इंडिया क्या है, 2007 में आया है, याद रखना। अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन द बिल्डिंग सेक्टर, ओके। ग्रीहा ये सब हम लोग देख लिए, कितने कितने परसेंटेज में ग्रीहा क्या क्या फैक्टर्स को वेटेज देता है, वो सब यहाँ पे हाईलाइटेड है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट जीरो एनर्जी इन बिल्डिंग इन इंडिया? Building that are designed to reduce energy waste to a minimum, or building that are equal, that use energy equal to the amount of renewable energy created on the site annually, or building that relies solely on renewable energy sources. Next is the building that have installed shading and solar control. Yes, your answer is correct. नेक्स्ट है आपको मिशंस दिए हुए हैं। नेशनल मिशन फॉर enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water mission, climate change, and what where its goal or strategies you can say. So please match the following.
आंसर करो, इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज योर ए ओनली। नाउ दिस इज फॉर योर गेट 2012 क्वेश्चन। दिस इज योर एमएसक्यू। ओके। करेक्ट। सीईटी और ईटी हमने देखा था, ठीक है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या था? एक सीईटी में वी आर कंसिडरिंग योर रेडिएशंस, ठीक है। So corrected effective temperature is an index which combines the effect of climatic zone, temperature, wind velocity, vegetation, humidity, solar radiations. So what are those factors among these given six options which is an combines of the effect? So you have to find out those four effects. करेक्ट आंसर आपका बी है, टेम्परेचर, wind velocity, humidity and solar radiations. In option number, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, इस टेबल को अच्छे से देखना, याद कर लेना इसमें जो भी दिया हुआ है आपके। फिर से आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दोस इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट फंक्शंस वी परफॉर्म आउट। करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। Now, walls with high thermal inertia are suitable in which type of climate? Hot and dry, hot and humid, temperate, or cold? Hot and dry, correct. Bioclimatic chart developed by Victor Oglen shows the relation between, हम लोगों ने एक चार्ट देखा था, somewhat like this. Correct answer is temperature and relative humidity. The parameter that does not appear in your psychometric chart is what? Correct answer is your wind speed. The bioclimatic chart define comfort zone in terms of, so what are those factors? Easy question है ये भी बहुत। Your answer is
तो आंसर नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। को लेके अगर और कुछ क्वेरी हो तो मुझे थ्रू व्हाट्सएप आप लोग पूछ लेना, या नॉट अ बिग डील। And so hence we are concluding our complete section 3 today. Next, we will move on to your next section part. So meet you in next class. Thanks for joining today.